तो देखो जो हाइड्रोजन थोड़ा सा बीच में होता है, थोड़ा सा बीच से थोड़ा सा नीचे मतलब। तो देखो हाइड्रोजन से जो जितने भी मेटल ऊपर होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम वाटर किसी भी कंडीशन में, अंडर डिफरेंट कंडीशन डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्टिविटी। अब देखो एक्शंस ऑफ मेटल्स ऑन कोल्ड वाटर, अगर मेटल्स की ऑन कोल्ड वाटर, एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन कोल्ड वाटर, तो देखो देखते हैं इसमें जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे देखो पोटेशियम के पड़ा होगा, सोडियम Na, फिर देखो कैल्शियम Ca, तो ये सब क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं कोल्ड वाटर को एंड लिबरेट हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देते हैं, लिबरेट कर देते हैं। जैसे देखो इसमें रिएक्शंस है, रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विद कोल्ड वाटर इज़ वायलेंट एंड हाईली एक्सोथर्मिक। ये क्या होता है, रिएक्शन अगर कराओगे पोटेशियम का कोल्ड वाटर से तो इसमें बहुत ज़्यादा ही वायलेंट होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें आवाज़ आएगी, और ये हाईली एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज करने वाला होता है, हीट एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो हीट लिबरेट होता है इग्नाइट्स हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन को बाहर फेंकता है। तो देखो 2K प्लस 2H2O, ये देखो बच्चों, सॉरी गाइस, 2K प्लस 2H2O क्या होगा, 2KOH प्लस H2, हाइड्रोजन तुम्हारा डिस्प्लेस हो गया, ये 2KOH, ये H है और ये तुम्हारा प्लस है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया इस तरीके से। फिर देखो इसी में क्या होता है, सोडियम भी इसी तरीके से रिएक्ट करता है वायलेंटली, लेकिन पोटेशियम से कम वायलेंटली रिएक्ट करता है। तो सोडियम मेल्ट्स इनटू सिल्वरी ग्लोब्यूल्स एंड डार्ट्स फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, क्या होता है, डार्ट्स फ्रीली, तैरने लगता है वाटर पे। तो देखो इस वजह से कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, हाइड्रोजन को कलेक्ट करना इसी की वजह से डिफ़िकल्ट हो जाता है सोडियम के समय। तो देखो क्या रिएक्शन होती है, 2Na प्लस 2H2O क्या बनेगा, 2NaOH, ये सारी रिएक्शन तुम 10th क्लास में ही पढ़ोगे, प्लस H2, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में, तो ये होता है रिएक्शन। तो देखो टू प्रिवेंट डार्टिंग ऑफ सोडियम, इसकी वजह से क्या करते हैं, हम इसको स्मॉल वायर गॉज में रखते हैं, एंड अ जार फुल ऑफ वाटर इज़ इन्वर्टेड ओवर इट टू कलेक्ट हाइड्रोजन। इस तरीके से जार बनाते होंगे और इसमें वायर गॉज रखते होंगे इसी वजह से, जिससे कि सोडियम मतलब सिल्वरी ग्लोब्यूल्स ना बनाए, जिसकी वजह से क्या हो कि हमें हाइड्रोजन कलेक्ट करने में डिफ़िकल्ट हो जाए। तो इसी की वजह से हाइड्रोजन कलेक्टिविटी में डिफ़िकल्ट नहीं लाने की वजह से हम ये चीज़ करते हैं। फिर देखो रिएक्शन ऑफ कैल्शियम भी वाइग्रस होता है, इसमें भी आवाज़ें होती हैं, और कैल्शियम क्या होता है, कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, तो इस वजह से सोडियम और पोटेशियम के साथ ही हम ज़्यादातर रिएक्शन करते हैं। तो कैल्शियम के साथ देख लो कैसे होता है, Ca प्लस 2H2O, ये क्या बनाएगा, CaOH2 प्लस H2, ये डिस्प्लेस करेगा इस तरीके से। फिर देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा एक्शंस ऑफ मेटल्स ऑन बॉइलिंग वाटर। मेटल्स को अगर बॉइलिंग वाटर में दे तो क्या एक्शन होगा, तो जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, जैसे देखो Mg मैग्नीशियम, Zn जिंक, Al एल्यूमिनियम का जो पाउडर होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम बॉइलिंग वाटर एंड फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। देखो जैसे रिएक्शन Mg प्लस H2O हमने किया, ये क्या करेगा, MgO बनाएगा प्लस H2 को डिस्प्लेस कर दिया इसने। इसी तरीके से देखो Zn प्लस H2O, ये क्या बनाएगा, ZnO बनाएगा प्लस H2 को ये डिस्प्लेस कर देगा। इसके बाद देखो क्या है, 2Al, एल्यूमिनियम का 2Al प्लस 3H2O, ये क्या बनाएगा, Al2O3 प्लस 3H2, इसे ये डिस्प्लेस कर देगा इस तरीके से। ये सारी रिएक्शंस होती हैं, लेकिन ये रिएक्शन क्या होती हैं, बहुत ही स्लो होती हैं। फिर देखो अगला है तुम्हारा एक्शन ऑफ हीटेड मेटल ऑन स्टीम। अगर तुम हीटेड मेटल को रखते हो किसी स्टीम में क्या होता है, वाटर का ही फॉर्म होता है, तो देखो इसको रखते हो अगर स्टीम, तो स्टीम को अगर पास कराते हैं स्ट्रांगली हीटेड मेटल्स की तरह, जैसे कि Mg मैग्नीशियम, Al मतलब एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, इससे पास कराते हैं मतलब आयरन से, तो क्या होता है, रिएक्शन प्रोसीड्स स्मूथली। जैसे देखो रिएक्शन ऑफ हॉट आयरन विद स्टीम इज़ रिवर्सिबल मतलब एक बार ऐसे जाएगा फिर पीछे मुड़ के आ जाएगा, फिर उसी दिशा में रिएक्शन होगा। तो देखो कैसे होता है इसका रिएक्शन हॉट आयरन के साथ स्टीम का, 3Fe प्लस 4H2O
रिवर्सिबल है तो इस तरीके से Fe3O4 बनाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, Fe3O4 को बोलते हैं हम मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, इसको बोलते हैं। तो देखो जो मेटल्स प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज, जैसे कि Cu कॉपर है, Ag सिल्वर है, ये क्या करते हैं, डू नॉट डिकम्पोज वाटर एट ऑल। फिर देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा रिएक्शन विद नॉन मेटल। नॉन मेटल के साथ इनकी रिएक्शन वाटर की कैसे होती है। तो अगर तुम कार्बन के साथ इस चीज़ को करते हो, कार्बन एक नॉन मेटल है, अगर तुम कार्बन में स्टीम पास कराते हो ओवर रेड हॉट कॉक, मतलब स्टीम को पास कराते हो, रेड हॉट कॉक क्या होता है, कार्बन का एक फॉर्म होता है कॉक। तो रेड हॉट कॉक के सामने अगर तुम स्टीम पास कराते हो तो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड, ये बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कैसे बनता है, C+H2O, ये तुम्हारा रेड हॉट कॉक है, और ये है तुम्हारा स्टीम मतलब वाटर का ही फॉर्म, H2O, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 बना तुम्हारा। तो ये देखो ये बन गया तुम्हारा, इसको मिला के क्या बोलते हैं, वाटर गैस, इस पूरे को मिला के। फिर देखो अगला है तुम्हारा रिएक्शन विद क्लोराइन। क्लोराइन के साथ कैसे रिएक्ट करता है वाटर, क्लोराइन के साथ वाटर रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्म करता है। देखो कैसे रिएक्शन होती है, Cl2 प्लस H2O, सनलाइट दिया जा रहा है, क्या बनाया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HClO भी बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं HClO को। फिर देखो हाइपोक्लोरस एसिड जो होता है ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल मतलब फिर ये दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा, तो इस वजह से क्या करते हैं हम इसको डिकम्पोज कर देते हैं इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नेसेंट ऑक्सीजन में। कैसे, HClO था, इसको हमने डिकम्पोज कर दिया HCl प्लस O, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इसको, ब्रैकेट में अगर इस तरीके से हो तो इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। फिर देखो रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, वाटर का रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। तो मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कि ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम है, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर प्रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड्स जो होते हैं मेटल्स के, वाटर के फॉर्मेशन के साथ ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ये हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, और इसको क्या बोलते हैं हम, एल्कलीज बोलते हैं। जैसे देखो K2O प्लस H2O, ये तुम्हारा पोटेशियम ऑक्साइड है, और ये H2O वाटर, तो ये क्या बनाएगा, 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। उसी तरीके से देखो Na2O सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O वाटर, ये क्या बनाएगा, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसी तरीके से देखो CaO प्लस H2O, ये क्या बनाएगा तुम्हारा, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर देखो वाटर का रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, इसके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ वाटर अगर रिएक्ट करता है तो क्या वो भी एसिड्स बनाते हैं। इसमें बेस बनाता है मेटेलिक ऑक्साइड में, और इसमें क्या बनेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स में वाटर रिएक्शन करेगा तो एसिड्स बनेगा इसमें। जैसे देखो CO2 प्लस H2O, ये क्या बनाएगा, H2CO3, H2CO3 को हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। फिर देखो SO2 प्लस H2O, तो H2SO3 बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, H2SO3 को सल्फ्यूरस एसिड, SO3 प्लस H2O, तो क्या बनाएगा, H2SO4, इसको हम H2SO, देख लो रिएक्शन इन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स में 2NO2 प्लस H2O, 2NO2 क्या है तुम्हारा, ये देखो ये H2O है, सॉरी 2NO2 सॉरी 2NO2 प्लस H2O, ये क्या है, 2NO2, ये है तुम्हारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बनाएगा, HNO2, इसको हम बोलेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, प्लस क्या बनाएगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड, सॉरी इसे हम बोलेंगे HNO3 को। फिर देखो अगला है तुम्हारा इसी में रिएक्शन विद कार्बाइड्स, वाटर का कार्बाइड्स के साथ रिएक्शन कैसे होता है। तो देखो एल्यूमिनियम कार्बाइड जो होता है ये क्या करता है, रिएक्ट विद वाटर और क्या फॉर्म करता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मीथेन फॉर्म करता है। कैसे, इस चैप्टर को इसको भी तुम पढ़ोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, क्लास 10th में थोड़ा ब्राइफली है, और बाकी डिटेल्स में 11th-12th में पढ़ोगे। तो देखो Al4C3 प्लस 12H2O, ये जो Al4C3 है इसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम कार्बाइड।
Al4C3 को, प्लस 12H2O हमने डाला, ये क्या बनाएगा 4AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3CH4, इसे हम क्या बोलते हैं मीथेन, ये ऊपर जा रहा है डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसे हम 3CH4 को बोलते हैं मीथेन। तो 3 मॉलिक्यूल्स हैं पीछे, 3 वॉल्यूम है। फिर देखो कैल्शियम कार्बाइड भी रिएक्ट करता है टू गिव एसिटिलाइन, वाटर के साथ रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बाइड टू गिव एसिटिलाइन, तो CaC2 प्लस 2H2O, ये देखो CaC2 क्या है तुम्हारा कैल्शियम कार्बाइड, तो ये क्या बनाएगा CaOH2 प्लस C2H2, एसिटालाइन बोलते हैं, C2H2 इसे हम एसिटिलाइन बोलते हैं। फिर देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा रिएक्शन विद नाइट्राइट्स, वाटर का नाइट्राइट्स के साथ रिएक्शन। तो बॉइलिंग वाटर के साथ अगर मेटल नाइट्राइट्स रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जैसे पहला Ca3N2 प्लस 6H2O, ये जो Ca3N2 है इसे हम क्या बोलते हैं कैल्शियम नाइट्राइड बोलते हैं। तो ये क्या बनाएगा 3CaOH2 प्लस 2NH3, देखो NH3 मतलब अमोनिया, तो अमोनिया बना ये इस तरीके से। फिर देखो इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और है तुम्हारा Mg3N2 करके, Mg3N2 प्लस 6H2 प्लस 6H2O, उसमें क्या बनता है इसी तरीके से जैसे इसमें बना था Ca3N2 प्लस 6H2O में, उसी तरीके से वहाँ भी बनता है Mg3N2 प्लस 6H2O, तो क्या बनेगा 3MgOH2 प्लस 6H2O बनेगा। यहाँ पे भी एक और रिएक्शन देख लो AlN प्लस 3H2O, ये क्या बनाता है AlOH3 प्लस NH3, अमोनिया बना ये चीज़। अब देखो अगला टॉपिक है इसी में तुम्हारा टेस्ट्स फॉर वाटर, वाटर के लिए टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट क्या होता है वाटर का, प्योर वाटर बॉयल्स एट कितने पे, डिफिनिट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजेस कितने पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। केमिकल टेस्ट देखो, तो अगर पहला इसमें 2 तरीके के टेस्ट हो सकते हैं। पहला है अगर तुम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ऐड करो टू एनी हाइड्रस कॉपर सल्फेट, वाइट कलर के एनी हाइड्रस कॉपर सल्फेट में अगर तुम कुछ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ऐड करो तो वो क्या होता है टर्न्स ब्लू में टर्न हो जाता है। तो ये क्या दर्शाता है कि लिक्विड इज़ वाटर और हैज़ ए वाटर इन इट, वो जो लिक्विड तुमने डाला उसमें या तो वाटर होगा किसी फॉर्म में या वो वाटर है, वो लिक्विड वाटर ही है। तो देखो CuSO4, इसका रिएक्शन क्या होता है CuSO4 प्लस 5H2O, CuSO4 जो है तुम्हारा यही है तुम्हारा एनीहाइड्रस कॉपर सल्फेट, इसका कलर होता है वाइट, और ये 5H2O क्या है तुम्हारा वाटर, तो ये क्या बनाता है CuSO4.5H2O, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बना लेता है, तो ये क्या होता है ब्लू कलर में होता है। फिर देखो दूसरा इसी में है ऑन एडिंग वाटर टू ब्लू क्लोराइड इट टर्न्स पिंक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ COCl2.6H2O, तो ये भी क्या है दर्शाता है कि वाटर होगा उसमें। तो देखो COCl2 हमने किया ब्लू कलर का है ये, प्लस 6H2O कोबाल्ट क्लोराइड ब्लू कलर का है, तो ऐसे हमने वाटर ऐड किया तो क्या हुआ, ये क्या बनाएगा COC2.6H2O, तो ये किस कलर का होता है पिंक कलर का होता है, तो ये क्या दर्शाता है कि इसमें वाटर था, इसी वजह से ब्लू से पिंक में चेंज हो गया। अब देखो यूजेस ऑफ वाटर, वाटर के यूजेस किस तरीके से हम वाटर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो कुछ यूनिक और अनयूजुअल प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से क्या वाटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस बायोस्फीयर में। वाटर को हम क्या कहते हैं मदर बोलते हैं और मैट्रिक्स बोलते हैं फॉर लाइफ। जल को बहुत ही मदर बोलते हैं, पानी को माता बोलते हैं एक तरीके से। इसकी कौन कौन नीड होती है, इसको ह्यूमंस को इसकी नीड होती है, प्लांट्स को इसकी नीड होती है, और एनिमल्स को भी इसकी नीड होती है, मतलब सभी जीव जंतुओं को इसकी नीड होती है। ये क्या करता है इट हेल्प्स इन ट्रांसफरेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी सेल्स, वाटर की वजह से ही हम न्यूट्रिएंट्स को बॉडी सेल्स तक पहुंचा पाते हैं। और हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर और हाई वाटर कंटेंट इन ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मल रेगुलेशन ऑफ देयर बॉडी टेम्परेचर, इसी की वजह से हमारे शरीर में क्या होता है थर्मल रेगुलेशन होता है, हीट घटता बढ़ता रहता है, और इसी वजह से हम स्वस्थ भी होते हैं। विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट, इस वाटर हर सभी जीव जंतुओं के लिए सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर देखो
लार्ज हीट कैपेसिटी ऑफ ओशंस और सीज क्या अलाउ करते हैं, अलाउ देम टू एक्ट एज हीट रिजर्वायर। ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन मॉडरेटिंग द क्लाइमेट। फिर हम क्या करते हैं, वाटर को ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, आवर फूड, इन सब पर्पसों के लिए यूज़ करते हैं। कॉमन हाउस होल्ड जो यूजेस हैं वो क्या करते हैं, कंज्यूम्स लॉट ऑफ वाटर, बहुत वाटर वेस्ट करते हैं हम लोग। फिर देखो मोस्ट मतलब बहुत वाटर की नीड होती है हम लोग को। फिर देखो मोस्ट ऑफ आवर फ्रेश वाटर जो है उसको क्या हम यूज़ करते हैं, उसको हम आउटडोर्स फॉर वाटरिंग लॉन्स को धोने के लिए, फ्लावर बेड्स को धोने के लिए, गार्डन्स, एज वेल एज फॉर वॉशिंग कार्स को भी धोने के लिए, फिलिंग स्विमिंग पूल्स भरने के लिए भी हम फ्रेश वाटर का ही यूज़ करते हैं। और देखो ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इज यूज फॉर इरीगेशन ऑफ फार्मलैंड, सिंचाई के लिए भी वाटर का हम यूज़ करते हैं। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी बहुत यूज़ करते हैं वाटर का। ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड अबाउट 20% इज जनरेटेड बाय हाइड्रो पावर। ये 20% जो होता है वे हाइड्रो पावर से ही जनरेट होता है। वाटर इंडस्ट्री में भी यूज होता है इसकी, इस वजह से क्या होता है, इट आल्सो यूज इन प्रोसेसिंग फूड एंड इन इन्यूमरेबल प्रोसेस इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। फिर क्या है, वाटर एक सॉल्वेंट के रूप में यूज़ होता है इन एग्रीकल्चर एंड मैनी इंडस्ट्रीज़। फिर एक ट्रांसपोर्टेशन भी अनदर वे है जिसके द्वारा हम वाटर का यूज़ करते हैं। जैसे देखो बोट्स एंड फेरीज आर यूज टू कम्यूट पीपल टू एंड फ्रॉम वर्क एवरी डे इन मैनी प्लेसेस। बोट्स जाते हैं, देखते हो समुद्र में, शिप्स, ये सारी चीज़ें, इसमें भी वाटर का काम होता है। वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैनी प्रोडक्ट्स लाइक केमिकल, ड्रग्स, लोशन, शैम्पूज, इस सबको बनाने में, कॉस्मेटिक बेवरेजेस बनाए। अब देखो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंस इन वाटर दैट कॉजेज द डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर एंड इट्स यूजफुलनेस इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। कुछ सब्सटेंस जो वाटर में गंदगी फैला देते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वालिटी को, गुणवत्ता को उसको कम कर देते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। अगर इस तरीके से वाटर हो जाए तो जो वाटर पॉल्यूशन किस किस द्वारा कॉज हो सकता है, डोमेस्टिक वेस्ट ऑफ वाटर, सी वेस्ट डिस्पोजल कर दें हम, ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग कर दें हम। ऑयल ड्रिलिंग मतलब ऑयल बह जाना पानी में, देखते हो समुद्र में बहुत सारे जहाज़ों से ऑयल बह जाते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो होता है उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। फिर देखो अगला जो टॉपिक है तुम्हारा वो है सॉल्यूशंस एज मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स इन वाटर, जो पढ़ा था ना सॉल्वेंट सॉल्यूट, इसमें पढ़ोगे अभी। तो देखो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दो चीज़ मतलब घुल मिल जाएं एक दूसरे में, उसे हम क्या बोलते हैं, टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस एक दूसरे में घुल मिल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जो सब्सटेंस मिक्स होते हैं टू मेक द सॉल्यूशन आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स, उसे हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो देखो वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, जो मीडियम ऑफ डिजोल्यूशन होता है, जिसमें हम हर सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं, हर चीज़ को मतलब डिजॉल्व करने की वो क्षमता रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो ये ज़्यादा प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट जो कुछ चीज़ें देते हैं हम उसमें सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, नीचे वाली चीज़ ज़्यादा होती है, ऊपर वाली चीज़ जो देते हैं हम उससे सॉल्वेंट की संख्या ज़्यादा होती है। तो लिक्विड सॉल्वेंट्स में सॉल्वेंट इज़ लिक्विड, नॉर्मली वाटर ही होता है। फिर देखो सॉल्यूट क्या होता है, जो सब्सटेंस विद डिजॉल्व दो सब्सटेंस सॉल्वेंट में, उसे हम क्या बोलते हैं, टू फॉर्म द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट में डिजॉल्व, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे देखो हमने NaCl लिया, कॉमन सॉल्ट लिया और उसको वाटर में ऐड किया, तो ये अपेरेंटली डिसअपियर्स हो जाता है, दिखता नहीं है फिर, लेकिन बट इट इज़ वेरी मच देयर एज द मिक्सर हैज़ अ साल्टी टेस्ट। बस जब हम उसी पानी को पीते हैं तो हमें नमकीन पानी लगता है, किस वजह से, इस वजह से हम मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, सो कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। फिर देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या इसको ट्रू सॉल्यूशन बोलो या सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, तो इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, पहला है तुम्हारा इसमें नेचर, जो क्या होता है, होमोजीनियस होता है, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है आर सेम थ्रू आउट द होल ऑफ द सॉल्यूशन। और ये क्या होता है, क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, बट मे बी कलर्ड और कलरलेस हो सकता है। क्लियर और ट्रांसपेरेंट तो होता है ये, लेकिन कलर्ड भी हो सकता है और कलरलेस भी होता है। फिर देखो दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, पार्टिकल साइज। तो सॉल्यूट पार्टिकल साइज मॉलिक्यूलर साइज कितना होता है, 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर, और उससे लेस भी हो सकता है,
उससे लेस भी हो सकता है। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं आर नॉट विजिबल इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स। फिर देखो तीसरी प्रॉपर्टी है सेपरेशन। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट बाय फिल्ट्रेशन बट कैन बी रिकवर्ड बाय अदर फिजिकल मेथड दैट इज़ बाय इवेपोरेशन। इन्हें हम फिल्ट्रेशन से मतलब सेपरेट नहीं कर सकते, बल्कि हम इन्हें कुछ फिजिकल मेथड जैसे कि इवेपोरेशन से सेपरेट इन्हें किया जा सकता है। फिर देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो जैसा कि वर्ड से ही पता चलता है, एक्वा मीन्स होता है वाटर। तो बिकॉज ऑफ इट्स ईज ऑफ अवेलेबिलिटी एंड हैंडलिंग एंड एबिलिटी टू डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, वाटर क्या किया जाता है, जनरली यूज्ड एज सॉल्वेंट के रूप में हम इसका, क्योंकि ये हर जगह मिल जाता है, हर समय मिल सकता है वाटर। इस वजह से हम इसको जनरली यूज्ड एज सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करते हैं। तो द सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट इन अ वाटर इज कॉल्ड इट्स एक्वस सॉल्यूशन। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जो हम सब्सटेंस डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग इट इन वाटर, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। वाटर में डिसॉल्व कर दिया किसी सब्सटेंस को, उसे हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। जैसे देखो, सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर आर ऑफन रिफर टू एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स सच एज इथर, एल्कोहल, कार्बन डिसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अमोनिया, इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो जो सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस प्रिपेयर डिसॉल्विंग इट इन अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट इस कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अगर हमने किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया तो एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, और अदर देन वाटर किया, ईथर, अल्कोहल, अमोनिया, इन सब में अगर डिसॉल्व किया है तो उसे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। फिर देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा डिल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जिसमें लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो इन द सॉल्यूशन, उसे हम क्या बोलते हैं, डिल्यूट सॉल्यूशन। लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब जो चीज़ हम दे रहे हैं सॉल्वेंट में वो अगर लो हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिल्यूट सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो तो उसे क्या बोलते हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब जो चीज़ हम सॉल्वेंट दे रहे हैं वो ज़्यादा हो तो उसे हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन ये रिमेंबर रहे, ये पता रहे, this distinction is purely arbitrary as no definite line can be drawn। अब देखो एक्सप्रेसिंग कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कैसे एक्सप्रेस करोगे कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो द proportion of solute to solvent in a given solution is expressed by the concentration of the solution। तो जो प्रोपोर्शन है, कितने प्रोपोर्शन में हो है दोनों चीज़ें, तो वो क्या पता चलती हैं, इज एक्सप्रेस्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो दस द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। उसे हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जितनी सॉल्ट्स और सॉल्वेंट प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में उसे हम बोलते हैं, जितना अमाउंट प्रेजेंट हो दोनों का उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जो बहुत सारे वे हैं एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, लेकिन सबसे जो सिंपलेस्ट वे है उसमें से कुछ वे मैं तुम्हें बता देता हूँ। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। पहले मास परसेंटेज देखो, मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास या वेट बोल सकते हो, मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100% बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूट तुम डिजॉल्व कर रहे हो, सॉल्यूट जो तुम डिजॉल्व कर रहे हो उसको अगर हम 100 पार्ट्स से कंपेयर करें तो उसको क्या बोलेंगे, 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज। तो मैथमेटिकली अगर इसको हम देखें तो मास परसेंटेज क्या होगा, मैं MP लिख देता हूँ, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर दोगे यहीं पे, इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर दोगे। या मास परसेंटेज तुम ऐसे भी कर सकते हो, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास परसेंटेज P लिख देता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट S अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट S प्लस S, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100 कर दो, तो ये भी तुम्हारा मास परसेंटेज निकल के आ जाएगा। और जो कंपोजिशन आएगा इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज परसेंट, उसको तुम परसेंट में ही एक्सप्रेस करोगे। जैसे इस पर एग्जांपल देख लो, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है इन 250 ग्राम ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। तो कैसे करोगे इसको, एक्वस सॉल्यूशन 250 ग्राम है तो कैसे करोगे इसको,
देखो मास परसेंटेज किया तुमने, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर दिया, ये होता है फॉर्मूला। तो 5/250 मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया, ग्लूकोज क्या होता है सॉल्यूट होगा, और 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दिया, 5/250 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट कर दो, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10/5, 10/5 क्या होगा 2, तो 2% लिख दिया। फिर देखो ये तो हो गया तुम्हारा मास परसेंटेज, लेकिन दूसरा क्या होता है वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा मेथड भी देख लो, वॉल्यूम परसेंटेज कैसे डिफाइन करोगे, इट डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। जितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व किया उससे अगर तुम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को डिजॉल्व करो इन 100 पार्ट्स तो क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम परसेंटेज निकल के आएगा। इसको मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेस करना हो तो वॉल्यूम परसेंटेज वीपी लिख देता हूँ, वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट उसी तरीके से लिखोगे, बस यहाँ पे वॉल्यूम का चेंजमेंट है, बाकी मास और वॉल्यूम में सेम ही है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ एस लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन इसे समझ लेना है, लिख देता हूँ चलो इनटू 100 ये होगा। या तुम इसे दूसरी भाषा में लिख सकते हो, वॉल्यूम परसेंटेज को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जैसे उसमें लिखा था मास वाले में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100 कर दिया। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो इसको तुम किस में एक्सप्रेस करोगे, जो आंसर आएगा परसेंट में ही एक्सप्रेस करोगे। जैसे देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको, अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल कंटेन्स 10 ml ऑफ इथेनॉल, 10 ml ऑफ इथेनॉल है उसमें, इथेनॉल डिजॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ वाटर, 250 ml ऑफ वाटर है, 250 ml ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको कैसे निकालोगे, देखो वॉल्यूम परसेंटेज लिखोगे, वीपी इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की एस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100 कर दिया, इनटू 100 कर दिया। तो ये हो गया, ये होता है। फिर देखो अब इसको कैसे लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो 10 इंटू 100 पार्ट्स है, तो 10 इंटू 100 और 10 एथेनॉल है और 100 पार्ट्स में, तो 10 इंटू 100 10 प्लस 250, 10 प्लस 250 मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 10 है और 250 है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो ये क्या हो गया 10 इंटू 100 1000 अपॉन 260, 10 प्लस 250 260, तो ये क्या निकल के आ जाए 3.85%, ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा आंसर। फिर देखो अगला है तुम्हारा टॉपिक सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होता है, जैसा कि तुम पहले पढ़ चुके हो, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बट द मोस्ट कॉमन अमंग देम आर सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग अ सॉलिड और इन वाटर। तो सबसे कॉमन जो है वो सॉल्यूशन यही वाला है, डिजॉल्विंग अ सॉलिड, सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दो वाटर में, मतलब जिस सॉल्वेंट बोलते हैं जिसे हम। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हैज़ बीन डिजॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिससे हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो जैसा कि इसे पता चलता है कि इसमें क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है दैट कुड बी डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज़ वाटर, वाटर मान लो एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। फिर देखो अगर जैसे अगर सॉल्यूशन हैज़ लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, तो उसे क्या कहेंगे हम, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा सॉल्यूट देना पड़ेगा इसको सैचुरेटेड बनाने के लिए सॉल्यूशन को एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कैसे बनता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें तुम्हारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है, ये छोड़ दिया मैंने टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये नहीं है। अब देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है जनरली बिकम्स अनसैचुरेटेड ऑन हीटिंग, कैसे, जैसे ले लो, जैसे यहीं वाला ले लो, तो जो प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वाला, यहीं वाला ले लो। तो जैसे देखो तो हमें प्रिपेयर करना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट अ रूम टेम्परेचर। तो इसे मटेरियल्स कौन कौन से रिकॉर्ड होंगे, डिस्टिल्ड वाटर, बीकर और पोटेशियम क्लोराइड। प्रोसीजर क्या होगा, पहले तुम 50 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर लो इन अ बीकर, फिर उसमें क्या कहते हैं क्या ऐड करो, 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड वाटर में ऐड कर दो,
और उसको स्टिर करते रहो, हिलाते रहो। इट विद अ ग्लास रॉड से द साल्ट अपेरेंटली डिसअपियर्स। इसके बाद साल्ट क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड जो है साल्ट है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो ऐड मोर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड स्टिल ऐड, उसमें ज़्यादा और ज़्यादा पोटेशियम क्लोराइड ऐड करो और उससे सही से हिलाओ। कंटिन्यू एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड ऐड करते रहो एंड कीप ऑन स्टिरिंग टिल द सॉल्यूशन टिल नो मोर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड डिजॉल्व्स। मतलब उसमें ज़्यादा पोटेशियम क्लोराइड जब तक ना डिजॉल्व हो पाए, जब तक बहुत ज़्यादा ना हो जाए तब तक उसको करते रहो इसी तरीके से प्रोसेस। तो इससे हमें क्या मिलता है, पता चलता है कि सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड विद पोटेशियम क्लोराइड एट रूम टेम्परेचर। तो अब देखो, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन जनरली बिकम्स अनसैचुरेटेड ऑन हीटिंग। जैसा कि तुमने इसमें देखा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड में पहले ज़्यादा बढ़ जाता है रेज, सॉल्यूशन रेज हो जाता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर डिजॉल्व हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या होता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड ऑन हीटिंग। हीट कर देते हैं तो उसकी जो मतलब अमाउंट होता है, सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है इस वजह से। तो इफ़ेक्ट ऑफ कूलिंग, अगर कूलिंग का इफ़ेक्ट क्या होता है इस मेथड, इस चीज़ पे देखो, इफ़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कूल्ड टू अ लोअर टेम्परेचर, अ पार्ट ऑफ द डिजॉल्व सब्सटेंस सेपरेट्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं, जो डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं, अगर उन्हें तुम कूल करोगे तो वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। इसे क्या क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज़ बिकॉज, ये क्यों होता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर जनरली डिक्रीजेज विद फॉल इन टेम्परेचर। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स होता है वाटर में वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है विद फॉल इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये डिक्रीज हो जाता है। तो रिमेनिंग सॉल्यूशन इज स्टिल अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बट एट अ लोअर टेम्परेचर। लेकिन क्या होता है, एट अ लोअर टेम्परेचर पे ये चीज़ हैपन होती है। अगला टॉपिक है तुम्हारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होता है, देखो कुछ कंडीशंस में ये होता है कि सॉल्यूशन में बी मेड टू कंटेन मोर सॉल्यूट देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर। सच अ सॉल्यूशन क्या बोलते हैं हम, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हमें ज़्यादा सॉल्यूट लगे देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी, तो उस एट अ सेम टेम्परेचर उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तुम कैसे प्रिपेयर करते हो, बाय स्लो एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड कूलिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड एट सम हायर टेम्परेचर। इसको तुम स्लो एंड अनडिस्टर्ब्ड कूलिंग से ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन से प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज़ प्रिपेयर्ड इन स्लाइटली हॉट वाटर। लेकिन अगर दिस सॉल्यूशन को केयरफुली और स्लोली कूल्ड किया जाए रूम टेम्परेचर तो ये क्या होगा, साल्ट डज नॉट सेपरेट आउट। साल्ट सही मतलब सेपरेट नहीं होगा। तो क्या होगा इसमें, द सॉल्यूशन होल्ड्स मोर सॉल्यूट देन इट कैन थ्योरेटिकली डू एट रूम टेम्परेचर, दस इट इज़ अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस वजह से ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अब देखो अगला टॉपिक